ऐसे लगना सही है या गलत है? देखो, सबसे पहले ना इसके सही और गलत को समझने के लिए आपको इसकी पूरी पृष्ठभूमि स्पष्ट हो जाए वो ज़्यादा बेहतर है। एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, तो इसकी पृष्ठभूमि जब आप समझेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये एक्ट की शुरुआत कहाँ से हुई है। सबसे पहले 1919 में जब रॉलेट एक्ट आया था, उस दौरान में भी हमारे देश में जितने भी क्रांतिकारी होते थे उनके आवाज़ को दबाने के लिए प्रशासन को एक निरंकुश शक्ति दे दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि आपको किसी ट्रायल की आवश्यकता नहीं, किसी एविडेंस की आवश्यकता नहीं है, बस आपको लगना चाहिए कि ये व्यक्ति राष्ट्र के लिए खतरा है, आप उठाकर बंद कर सकते हैं उसे, और उसकी सीमा अपने हिसाब से जो भी प्रोसीजर था वो तय किया जाएगा। ये समय बदला, हमारा देश आज़ाद हुआ। हमारे देश के आज़ाद होने के बाद 1950 में हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जी द्वारा इसी एक्ट को, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 लागू किया गया। प्रावधान बिल्कुल वैसे रहे, चलता रहा। फिर इंदिरा गांधी जी द्वारा भी इस एक्ट को इसी हिसाब से इस्तेमाल किया गया और 1980 में इसका नाम दिया गया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो मेरा सीधा सा विचार यहाँ पे ये है कि पुराने चले आ रहे सभी अधिनियमों से जिससे कि किसी व्यक्ति के अधिकार को कर्टेल किया जाता है, उन सबके मैं विपक्ष में रहता हूँ। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगना मुझे लगता है कि व्यक्ति के कई सारे अधिकारों को कर्टेल कर देता है, तो ये उचित नहीं है। नहीं, जैसे कि मनीष कश्यप को लेके बातें चल रही हैं कि वो दो राज्यों के बीच में जो है मतभेद फैलाने या फिर नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे थे। वो बिना जाने हुए फेक न्यूज़ को इतना स्प्रेड कर दिए कि लोग उनकी सिर्फ चैनलों को देख के, उनके जो फॉलोअर थे वो तमिलनाडु से बाहर आने लगे, भाग के पलायन करने लगे, और इस चक्कर में कई लोगों की मौत हो गई। आपको शायद ये सब चीज़ें नहीं मालूम? नहीं, बिल्कुल मालूम है। आप जो पूछ रहे हो मुझे बिल्कुल मालूम है। देखिए क्या है, सबसे पहली बात तो है कि मनीष कश्यप की पृष्ठभूमि में आपको बता दूं कि उनके ऊपर तमिलनाडु में जो मुकदमे दर्ज किए गए थे, एनएसए के अलावा और जितने भी मुकदमे थे, उन मुकदमे में उन्हें डिफ़ॉल्ट बेल मिला है, ऐसा आपको शायद सूचना प्राप्त होगी। आपको मैं समझा देता हूँ कि डिफ़ॉल्ट बेल मीन्स व्हाट। डिफ़ॉल्ट बेल की डेफिनेशन है कि दिस इज़ अ राइट टू बेल दैट एक्रू व्हेन द पुलिस फेल टू कंप्लीट इन्वेस्टिगेशंस विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड अगेंस्ट द पर्सन हु इज इन अ जुडिशियल कस्टडी। अर्थात कि यह उस व्यक्ति का अधिकार हो जाता है जिस व्यक्ति के विरुद्ध में पुलिस एक निश्चित समयावधि के अंतर्गत उचित साक्ष्य नहीं प्रस्तुत करती है या जांच को कंप्लीट नहीं करती है, उस व्यक्ति को डिफ़ॉल्ट बेल मिलता है। तो अगर उनको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट बेल मिल गया तो अब अगर एनएसए की फिर यहाँ पे कोई बात ही नहीं रही यहाँ पे। अब यहाँ पे विषय आ जाता है कि अगर आपने सारे आरोप लगाएं कि ये दो राज्यों के बीच में शत्रुता और इत्यादि फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि आपको एक समय दिया गया था, मनीष कश्यप ने सरेंडर किया था, वो जुडिशियल कस्टडी में थे और आपको स्वतंत्रता थी कि आप उचित जांच करते और प्रस्तुत करते। ये पुलिस ऑफिसर कंप्लीट नहीं कर पाए जांच, नहीं अच्छा एविडेंस दे पाए, उन्हें डिफ़ॉल्ट बेल मिल गया। अब एनएसए का कहाँ प्रश्न रह गया? डिफ़ॉल्ट बेल की आप बात कर ही रहे हैं, तो इसके बीच में सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने कहा है कि हम इस मामले को एंटरटेन नहीं करेंगे अब ज़्यादा, इसको आप ले जाइए यहाँ से। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा? देखिए क्या है, पहली बात तो है कि सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक मर्यादा है और किस विषय को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाना है ये बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है, आप कोर्ट की हायरार्की समझेंगे तो वो सिस्टम आपको समझ में आएगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। पर नहीं, मैं यहाँ पे आपको काटती हूँ। आज से लगभग 1 साल 1.5 साल पहले ये आया था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रद्रोह के मामले में जेल में हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे अगर याचिका लगाया जाएगा तो उसको बेल हो सकती है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ही ऐसा बयान दिया था आज से 1.5 साल पहले। बिल्कुल ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का यह उनके अधिकार में नहीं है कि वो कानून बना सकते हैं। आपको शायद अभी जानकारी मिली होगी कि ये लोकसभा में इस बिल को पास कर दिया गया है जहाँ पे पुराने दंडा विधान को परिवर्तित किया जा रहा है। तो सीजीआई के हाथ में नहीं है कि वो कानून बना देंगे, वो सिर्फ और सिर्फ कानून जो विधिवत प्रक्रिया है उसके तहत उसको एक्सप्लोर करके। उन्होंने कानून बनाने की बात नहीं कही, उन्होंने ऐसा कहा कि जो लोग राष्ट्रद्रोह के मामले में जेल में हैं, अगर वो फिर से याचिका दायर करते हैं तो हम उस पर फिर से जांच करेंगे और अगर वो निर्दोष पाए जाएंगे तो हम उन्हें बेल कर देंगे। लेकिन वहीं अगर मनीष कश्यप की बात करें तो उन्होंने इस मामले में उन्होंने कह दिया कि हम इस मामले को ज़्यादा एंटरटेन नहीं करेंगे। पर ऐसा क्यों? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो आपने कहा कि मामले को एंटरटेन नहीं करेंगे, इसका रीज़न मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जब यह विषय रखा गया सुप्रीम कोर्ट के समक्ष में कि इस पर आप दीजिए, सुप्रीम कोर्ट का रुख इसलिए आया कि उनके पास में ऑलरेडी ऐसे ऑप्शन थे, चूँकि अलग अलग प्रावधानों में उनके खिलाफ में मुकदमे दर्ज थे।
अब सभी प्रावधानों को लेकर, जैसे बेतिया में उनके खिलाफ अलग मामला दर्ज था, पटना में अलग मामला दर्ज है, मदुरई में अलग मामला दर्ज है, तो हर जहाँ पे मामला दर्ज है उसका जुडिशनल कोर्ट होता है, आप सबको क्लब करके नहीं जा सकते। और सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए थे, इसलिए नहीं गए थे कि उन्हें बेल दो, इनकी मांग ये थी कि उन सब मामलों को क्लब कर दिया जाए कि पटना में ही इसका ट्रायल चले। ये आपको पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय में जो उन्हें लगा होगा उचित, सुप्रीम कोर्ट का माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आया वो रहा। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और स्पष्ट कर देता हूँ कि मनीष कश्यप जैसे और जो लोग जिनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा है, ये वाकई में काला कानून तो है, क्योंकि मैंने आपको इसके पृष्ठभूमि में बता दिया कि 1919 से चला आ रहा वो प्रावधान जो उस दौरान भी क्रांतिकारियों की आवाज़ को दबाने का एक हथियार था, वो 1950 में उसे फिर से पोषित किया गया, 1980 में उसे एक नया रूप दिया गया, लेकिन प्रावधान की प्रक्रिया वहीं रही। तो उसका परिवर्तन बड़ा आवश्यक है और उसको लेकर के मुझे लगता है कि वर्तमान की सरकार का पहल भी है और वो इसके परिवर्तन पे कार्य भी कर रहे हैं। अभी अमित शाह का जो गृह मंत्री हैं उनका एक बयान आया है कि इस राष्ट्रद्रोह के जो मामले हैं, इस कानून को हम हमेशा के लिए बंद कर देंगे। ये अलग विषय है, इस पे हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी सवाल आ रहा है कि मनीष कश्यप को अब यहाँ पे रख लिया गया बिहार में, और मनीष कश्यप पे कई और मामले भी हैं। जैसे कि कहा जा रहा है कि बीजेपी नेता के साथ उनकी अनबन हुई थी, बीजेपी नेता ने उन पे एफआईआर किया था कि भाई रंगदारी कर रहे हो, रंगदारी की उन पे आरोप लगाए गए थे, और फिर स्टेट बैंक के भी अधिकारी के आरोप लगे। और कुछ लोग कहते हैं कि राजनीतिक से जो है इन्फ्लुएंस है ये मामले, तो आप इससे कितने सहमत हैं? देखिए, मैं पूरी तरीके से मानता हूँ कि राजनीति से ही इन्फ्लुएंस है मामला है, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहता हूँ मैं। अगर राजनीति नहीं होती तो इस तरीके से मामला इतना बड़ा नहीं होता। तो क्या मनीष कश्यप इतने बड़े दावेदार हो गए बिहार के मतलब राजनीति में कि उनको राजनीतिक जो तेजस्वी यादव हैं, या आप जो भी कहने की कोशिश कर रहे हैं, खैर जनता तो समझ ही रही है, इतने डर गए कि उनको मनीष कश्यप को रास्ते से हटाना पड़ा? नहीं, अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे स्पष्ट कर देता हूँ। पहली बात तो मैंने कहने का क्या प्रयास किया वो आप समझ लो। डू नॉट ट्राई टू पुट वर्ड इन माई माउथ। मैंने ना ही तेजस्वी जी के प्रति कोई बोला और ना ही किसी और के लिए बोला। मेरा कहना यहाँ पे ये है कि आप देखो, मनीष कश्यप की जो बातें रहीं या उनका जो प्रश्न रहा, प्रश्न पूछना अपराध नहीं है, सवाल करना अपराध नहीं है। बहुत उत्तेजित होकर के आक्रोश में उनके द्वारा कही गई बातें गलत थी। तो आप ये मान रहे हैं कि उन्होंने जो कहा तेजस्वी यादव को वो सही कहा? बिल्कुल, क्योंकि वो कोई भी नहीं होते कि सही कहा। बिल्कुल, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ उससे पहले पूरा सुन लीजिए। मनीष कश्यप कोई नहीं होते हैं किसी को सरकार से निकालने वाले और सरकार में लाने वाले, ये आपको स्पष्ट कर देता हूँ मैं। और अगर मान लो ऐसे शब्द हुए भी तो मुझे लगता है कि तेजस्वी जी उनको भी अपना विचार ऊंचा रखना चाहिए और बड़ा दिल रख करके इस चीज़ को समझना चाहिए। खैर, इस मामले में प्रत्यक्ष रूप से उनकी भागीदारी है या नहीं है मुझे नहीं पता है, लेकिन राजनीति से ओतप्रोत के अगर आप प्रश्न करेंगे तो बिल्कुल प्रथम दृष्टया जो चीज़ें नज़र आ रही हैं राजनीति से ओतप्रोत बिल्कुल नज़र आ रही है। तो मैं कहूँगा जो लग रही है वो तो है, अब उसमें क्या डिनाई करेंगे आप? नहीं, आप जैसे कि आप कह रहे हैं एनएसए पुराने अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, तो क्या लग रहा है इसको हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए? एज ए लॉयर, एडवोकेट, आप मैम इसी को नहीं, इंडियन पेनल कोड 1860 को भी आपको बता दूं, उसमें भी परिवर्तन लाया जा रहा है। और ऐसे सारे कानून जो अंग्रेजों के समय से चले आ रहे हैं उन कानून में परिवर्तन करके और कुछ को खत्म भी किया जा रहा है, वो होने वाला है। वो तो मान लीजिए कि वो खत्म होना भी चाहिए। उन लोगों के साथ क्या होगा जो अपने देश को गाली दे रहे हैं या फिर झंडे पे लात मार रहे हैं? इस तरीके के ही हरकतों से देशद्रोह या राष्ट्रद्रोह के मामले दायर होते थे, और भी कई चीजें हैं उसमें। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 सब क्लॉज ए के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है, ये तो स्पष्ट है, लेकिन उसका एक दायरा है कि आप इस अधिकार का दुरुपयोग नहीं कर सकते। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के आड़ में आप राष्ट्र के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते या कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकते जो शांति भंग करती हो। इसके लिए भारतीय दंड विधान में प्रावधान है, यह अपराध की श्रेणी में आता है। हाँ, रसूखा लगाने का जहाँ पे विषय है, इसके मापदंडों में परिवर्तन बड़ा आवश्यक है, क्योंकि अगर परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो आप जरा सोचिए कि सत्ता में रहने वाले सभी लोग, मुझे लगता है इस पर कोई भी एक्शन ले सकते हैं। सत्ता में रहने वाले लोग हर उस आवाज को दबा देंगे जो उनके सत्ता के गतिविधियों को लेकर के प्रश्न करेंगे। कुछ लोग कहते हैं, हो सकता है आप समर्थक होंगे और आलोचक भी हो सकते हैं, कुछ लोगों का सवाल है कि वो बहुत हेट स्पीच, यानी कि उन्होंने कुछ टाइम पहले बोला था लखनऊ को लक्ष्मण नगर बना देना चाहिए, और उन्होंने पार्टी से एक बार एमएलए की सीट के लिए त्रिपुरारी कुमार तिवारी, जैसा कि मैंने आपको बोला है, इस नाम से उन्होंने एक बार एमएलए के लिए लड़ भी चुके हैं, राजनीतिक में आने की कोशिश किए थे लेकिन वो हार चुके थे उस वक्त। तो क्या लग रहा है ये सारी जो चीज़ें वो कर रहे हैं राजनीति में आने के लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं पत्रकार हैं
तो उनको राजनीति में इस तरीके से नहीं आना चाहिए। वो एमएलए के लिए भी लड़ चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी के एजेंडे को फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कट्टर हिंदू हैं। तो इन तमाम जो सवाल हैं लोगों के, क्योंकि कुछ लोग एक इंसान के तो सारे समर्थक नहीं होते हैं, कुछ लोग आलोचक हैं, और उनका सवाल है कि अगर एक पत्रकार है तो क्या, एक तो उन्होंने पहले इलेक्शन में भाग लिया। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले चुनाव लड़ना अपराध नहीं है भारत देश में। पहला विषय तो ये हो गया। दूसरा विषय जहाँ पे आप ये कह रहे हो कि भैया समर्थन ये कह रहे हैं और आलोचक ये कह रहे हैं, समर्थक और आलोचकों का जवाब देना मेरा दायित्व नहीं है। फिर भी आपको मैं कुछ मोटा मोटा पहलू आपके सामने मैं स्पष्ट कर देता हूँ। मैं, अगर वो व्यक्ति चुनाव लड़ा, अगर वो व्यक्ति अपनी बातों को रख रहा है, अगर वो व्यक्ति राजनीति कर रहा है या राजनीति की इच्छा रखता है, अपराध ये भी नहीं है भाई साहब। पुरानी चली आ रही सत्ता को चुनौती देना बिल्कुल भी अपराध नहीं है। बल्कि मैं तो कहता हूं कि पत्रकारिता में भी ये चीज़ें आनी चाहिए कि चाटुकारिता की पत्रकारिता बंद करके स्पष्टवादिता की पत्रकारिता करनी चाहिए। इसमें क्या गलत है मैम? चलिए अभी आते हैं फिर से उसी मुद्दे पे। अभी क्या लग रहा है कि पटना अभी वो चला गया है मामला, बिहार से अभी सारी चीज़ें होंगी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा। तो अब आपको अगर अपडेट है तो हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए कि आगे क्या है, उनको बेल मिलेगी या ये चीज़ें कब तक चलेंगी? देखिए टेक्निकली अगर आप समझेंगे तो उनको बेल अब मिल जानी चाहिए, ये आपको बता देता हूं। क्योंकि उनके खिलाफ दर्ज मामलों में जब डिफ़ॉल्ट बेल मिल चुका है तो एनएसए दोबारा री इम्पोज करने का कोई ग्राउंड बनता नहीं है। तो टेक्निकली देखा जाए तो उन्हें मिल जानी चाहिए बेल। एक आखिरी सवाल जो मैं हर वकील से पूछती हूँ, आप अगर कोई नसीहत देना चाहें मनीष कश्यप को तो आप उनको क्या देना चाहेंगे? अति उत्साह और अति उत्तेजना को आप नियंत्रित करें, ये ज़्यादा बेहतर है। चलिए, ये तो आखिर सब मान रहे हैं कि वो उत्साहित होके कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए। हालांकि अभी सारे वकील से हमने बात की और सब ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि अब उन्हें बेल मिल जाए। खैर, आप लोगों की हमारी बातचीत पे क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।